हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिफ्थ वीडियो ऑफ दिस चैप्टर साउंड। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पिछले वीडियो से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बीच में रिलेशनशिप। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, और हमने ये भी देखा था कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि वेव वेलोसिटी क्या होती है और कुछ टर्म्स जैसे कि लाउडनेस, इंटेंसिटी, स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट डिफरेंट मीडिया, वो सब चीजें भी हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। राइट, सो शुरू करते हैं। स्पीड ऑफ साउंड इज डिफाइंड एज द स्पीड विद विच कंप्रेशंस और रेरिफैक्शंस ट्रेवल एट। यहां पे आपको कंफ्यूजन होने का कारण है, तो पहले से ही ध्यान दो। देखो, व्हाट इज हैपनिंग इज कि क्योंकि यहां पर ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट कर रहा है, उसके आगे के मॉलिक्यूल्स भी वाइब्रेट कर रहे हैं और उसकी वजह से कंप्रेशंस, रेरिफैक्शंस हो रहे हैं। अब यहां पर दो तरीके से मोशन हो रहा है, ध्यान से समझना। एक मोशन हो रहा है मॉलिक्यूल्स का आगे पीछे उसकी एक पर्टिकुलर स्पीड है, और एक मोशन है या एक स्पीड है वो कंप्रेशंस एंड रेरिफैक्शंस के आगे बढ़ने की। तो यहां पर हम किस स्पीड की बात कर रहे हैं? इट इज द स्पीड विद विच कंप्रेशंस एंड रेरिफैक्शंस, बेसिकली द स्पीड एट विच डिस्टर्बेंस ट्रेवल्स। देखो, मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेट होने की स्पीड का हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमको बस यही चाहिए कि कंप्रेशंस एंड रेरिफैक्शंस जो है, जो डिस्टर्बेंस है, वो कितनी स्पीड में आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब जब मैंने यहां पर चुटकी बजाई तो वो दूर तक कितनी स्पीड में, कितने टाइम में वो सुनाई देता है। दैट इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन राइट नाउ। सो speed of sound is defined as the speed with which the compressions, rarefactions, basically disturbance travel at. Now, very important, wave travels a distance of lambda. Lambda is the wavelength. While particle completes its oscillation in time t. अब हमने जो पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो ये है कि ग्राफ होता है और वो ग्राफ में इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं, करेक्ट। और आपको पता है कि एक वेवलेंथ क्या होती है। तो देखो, यहां से शुरू होता है एक हिल और एक वैली, और यहां पर एक वेव खत्म हो जाती है। तो यहां से लेके यहां तक ये है क्या? लैम्डा। ठीक है। अब वो ये बोल रहे हैं कि वेव को यहां से यहां तक पहुंचने के लिए डिस्टर्बेंस को, सपोज मैंने यहां से चुटकी बजाई तो ये वेव तैयार हो जाएगी, है ना। वेव बेसिकली क्या होती है, जो ये हम ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या होता है? इट इज द हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी का वेरिएशन है ये। सो ये देखो, ये नॉर्मल डेंसिटी, हाई डेंसिटी, नॉर्मल डेंसिटी, लो डेंसिटी, नॉर्मल डेंसिटी। तो ये डेंसिटी के वेरिएशन है। तो ये डिस्टर्बेंस, यहां पे मैंने चुटकी बजाई, जो डिस्टर्बेंस लैम्डा पहुंचेगा, लैम्डा इज द वेव का लेंथ, है ना। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या कंसेक्यूटिव ट्रफ्स, या बेसिकली डिस्टेंस फ्रॉम या डिस्टेंस ऑफ वन वेव। सो हम ये बोल रहे हैं कि वेव ट्रैवल कर जाता है लैम्डा उतने ही टाइम में जितने टाइम में एक वाइब्रेशन हो जाता है। ध्यान से समझना। लुक हियर, सपोज एक पार्टिकल अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहा है। तो देखो, ये नॉर्मल पोजीशन है, ये नॉर्मल पोजीशन से ये अप जाएगा, डाउन जाएगा और फिर वापस आ जाएगा। अब देखो, जब ये ऊपर जाके वापस नीचे जाके वापस नॉर्मल आ जाता है, उतने ही टाइम में एक वेव लैम्डा आगे बढ़ जाती है। ध्यान से समझना। देखो, ये ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऐसे आएगा, और ये ऐसे जाएगा। तो अब देखो कैसे होता है। जब ये ऊपर जाएगा तो ये साथ में ऊपर जाएगा, ये ऐसे, देखो दोनों क्रेस्ट पर है अभी। फिर ये जब नीचे आएगा तो इसका हिल पूरा हो जाएगा, फिर ये जब नीचे जाएगा तो इसकी वैल्यू होगी, और फिर वापस आएगा तो इसकी वैल्यू पूरी हो जाएगी। तो समझ में आ रहा है आपको? ये ऐसे होगा। कैसे? ऐसे। तो एक पूरा वाइब्रेशन होने के लिए जो टाइम लगता है उतना ही टाइम लगता है एक वेव को वेव लेंथ डिस्टेंस तक जाने के लिए। मतलब सी, वेव लेंथ क्या है? 1 मीटर, 2 मीटर डिस्टेंस ही है ना, वेव की लेंथ है। तो जब तक इसका एक वाइब्रेशन पूरा होता है, तब तक ये वेव एक लैम्डा आगे बढ़ जाती है। तो अब मुझे बताओ, एक कंप्लीट ऑसिलेशन होने का टाइम, तो टाइम पीरियड होता है टी। तो हम ये बोल रहे हैं कि लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल होता है टाइम टी में। क्यों? क्योंकि हमने बोला कि जब एक ऑसिलेशन हो जाता है पूरा तो टाइम टी, और जब एक ऑसिलेशन पूरा हो जाता है तब इसकी एक वेव पूरी हो जाती है। तो इसका मतलब लैम्डा डिस्टेंस इज कवर्ड इन टाइम टी सेकेंड्स।
ठीक है, तो स्पीड ऑफ साउंड कैसे निकालेंगे हम लोग, आ जाओ शुरू करते हैं यहां पर। स्पीड ऑफ साउंड v कैन बी रिटन एज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, सो अब डिस्टेंस कितना है लैम्डा और टाइम कितना है ये। जब लैम्डा हो जाएगा डिस्टेंस कवर होके, तब टाइम t हो जाएगा पूरा, एक ऑसिलेशन हो जाएगा पूरा। तो ये हो गया टाइम। सो देखो v स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टाइम। अब क्योंकि हमको पता है और हमने पिछले वीडियो में देखा है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है, जिसको f भी लिख सकते हैं, वैसे तो हम लोग म्यू लिख रहे हैं बुक में, दिस इज 1 अपॉन टाइम। तो ये जो 1 अपॉन टाइम है इसको मैं लिख देता हूं फ्रीक्वेंसी, तो ये बन जाएगा लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो बेसिकली स्पीड बन जाएगा देखो लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। अब ये v अलग है और ये न्यू अलग है। ओके, देखो इसको कैसे लिखना है, ये ऐसे लिखना है, ठीक है, और ये v जो है ये v ऐसे होता है। तो साइज में कोई डिफरेंस ऐसी कोई जरूरत नहीं है, बट यू शुड अंडरस्टैंड दैट द डिफरेंस इज देयर। ओके, तो बहुत सारे बुक्स में हो सकता है आपके टीचर्स हो वो इस न्यू की जगह f लिखे, f फॉर फ्रीक्वेंसी, न्यू फॉर फ्रीक्वेंसी, तो f लिखोगे तो आपका कंफ्यूजन शायद ना हो, बट एनीवे बुक में एनसीईआरटी में दिया है तो हम लोग लिख रहे हैं। सो दिस इज व्हाट वी हैव। सो देयर आर 2 फॉर्मूले विच वी हैव नाउ, और उस पर हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस। अब एक लास्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग और फिर हम लोग क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं जो दिए हुए। स्पीड ऑफ साउंड इज सेम फॉर ऑल फ्रीक्वेंसीज ऑफ साउंड इन अ मीडियम। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पीड ऑफ साउंड है दैट विल बी सेम फॉर ऑल द साउंड्स इन द सेम मीडियम। मतलब इस हवा में जब मैं आवाज निकाल रहा हूं, या कोई मोटर का आवाज हो रहा है, या कोई फ्रिज का आवाज हो रहा है, या पंखे का आवाज हो रहा है, या फिर चींटी का आवाज हो रहा है, या फिर चूहे का आवाज हो रहा है, किसी का भी आवाज हो रहा हो, फ्रीक्वेंसी तो सबके अलग अलग है, बट स्पीड ऑफ साउंड, जो उनका स्पीड ऑफ साउंड है, उनके मूवमेंट्स पे जिससे साउंड निकल रहा है उसके स्पीड, सबका स्पीड सेम है, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द मीडियम। इज देखो, स्पीड ऑफ साउंड इज सेम फॉर अ मीडियम, इतना आप समझ लो। और फ्रीक्वेंसीज कितनी भी हो, अलग अलग हो, उसकी आवाज, मेरी आवाज, मेरी ऐसी आवाज, मेरी ऐसी आवाज, अलग अलग आवाज की अलग अलग फ्रीक्वेंसी हो सकती है, कोई इशू नहीं है, बट साउंड का जो स्पीड है वो सबके लिए सेम हो। क्यों? क्योंकि वो मीडियम सेम है। एंड स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ एनी वेव ओनली डिपेंड्स ऑन द मीडियम, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द सोर्स या फ्रीक्वेंसी, उस पर डिपेंड नहीं करता। क्लियर? सो ये 2 चीजें आपको याद रखनी है और अब हम क्वेश्चंस करते हैं। नाउ क्वेश्चन जो करना है अपने को, क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज ऑन पेज नंबर 166. दैट क्वेश्चन इज, हाउ आर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव रिलेटेड टू द स्पीड? सो वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी रिलेटेड टू द स्पीड, तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड wave whose frequency is 220 hertz and speed is 440 meter per second in a given medium. तो मीडियम देखो, मीडियम के हिसाब से उन्होंने बोला है। सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। तो वहां पर वो स्पीड बोल रहे हैं 440 मीटर पर सेकेंड, और वो लोग बता रहे हैं कि वेवलेंथ नहीं, फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी को क्या लिख रहे हैं हम लोग? न्यू। सो फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज 220 हर्ट्ज। अब वो पूछ रहे हैं कि लैम्डा मतलब कि वेवलेंथ बताओ, कैलकुलेट द वेवलेंथ। नाउ यहां से देखो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या आएगा? इट विल बी स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी। ओके, स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी। स्पीड कितनी आ रही है? 440 मीटर पर सेकेंड, एंड फ्रीक्वेंसी आ रही है 220 क्या है? हर्ट्ज। ठीक है, ये देखो ये। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 2, सो आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। आंसर नहीं है ये, देखो ये सबको सॉल्व करोगे आप तो आपको लैम्डा मतलब कि वेवलेंथ का यूनिट आना चाहिए, ऐसा यूनिट जो है कि 2 मीटर। देखो मीटर ही है ना। क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल। देन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अ पर्सन इज लिसनिंग टू अ टोन ऑफ 500 हर्ट्ज sitting at a distance of 450 meter from the source of the sound. What is the time interval between successive compressions from the source? 500 hertz. Now they are asking the time
बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशंस या सक्सेसिव रेरेफैक्शंस जो भी हो। तो अब देखो ये जो क्रेस्ट होता है दैट क्रेस्ट कॉरेस्पॉन्ड्स टू कंप्रेशन हाई डेंसिटी एंड दिस इज ऑल्सो अ कंप्रेशन हाई डेंसिटी। अब मुझे बताओ कि कंप्रेशन टू कंप्रेशन क्या होता है? पिछले वीडियो के अनुसार ये लैम्डा होता है, ठीक है। सो ये बोल रहा है कि व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंप्रेशंस। तो समझो, मुझे समझ में आ गया कि दो कंप्रेशंस के बीच में, दो क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो तो लैम्डा होता है। अब देखो अगर डिस्टेंस लैम्डा है, अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस लैम्डा है तो टाइम कितना होता है? टाइम डिफरेंस टी होता है। सो इसका मतलब जब वो पूछ रहे हैं कि टाइम डिफरेंस बताओ दोनों कंप्रेशंस के बीच में, तो वो बेसिकली टी पूछ रहे हैं। ओके इसको मैं थोड़ा सा वेरिएबल, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके भी आपसे पूछूंगा, ठीक है। सो दे आर आस्किंग दिस। अब अपने को ये फॉर्मूला पता है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दिस इज 1/μ, तो ये हो जाएगा कितना 1/500 और आंसर आ जाएगा आपका सेकंड में, वो कितना आएगा? ये आएगा, ठीक। नाउ ध्यान से देखो कि अगर इसको और एक थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन मैं पूछूं, सो आई वुड आस्क यू व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन अ कंप्रेशन एंड द नेक्स्ट रेरेफैक्शन। सो ये रहा कंप्रेशन और ये रहा रेरेफैक्शन या फिर ट्रफ। तो अब देखो इन दोनों के बीच में कितना टाइम डिफरेंस आएगा। तो देखो यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो है λ/2। तो भाई अगर लैम्डा डिस्टेंस जाने के लिए टाइम t लगता है तो λ/2 डिस्टेंस जाने के लिए टाइम t/2 लगता है ना। सो यहां पर जो टाइम की वैल्यू आएगी वो टाइम की वैल्यू कितनी आएगी? t/2 आएगी। सो यहां से यहां देखो 0.002 सेकेंड्स लगा है, बट यहां से यहां 0.001 सेकेंड ही लगेगा। क्यों? क्योंकि आधा डिस्टेंस है तो आधा टाइम लगेगा। क्लियर? यस, बहुत बढ़िया। लेट्स गो टू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 विच इज ऑन पेज नंबर 174। अ पर्सन हैज अ हियरिंग रेंज ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ये जो हियरिंग रेंज है इसके बारे में आप आने वाले एक वीडियो में पढ़ने वाले हो, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि ऑडिबल रेंज, अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक क्या होता है। तो तब उसकी वो कंसेप्ट की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है अपने को। बस यही समझना है कि उसकी जो रेंज है, फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है जो उस पर वो सुन सकता है वो है 20 हर्ट्ज, और जो सेकेंड फ्रीक्वेंसी जिस पे वो सुन सकता है वो है 20,000 हर्ट्ज। अब ये एक नॉर्मल आदमी की ऑडिबल रेंज होती है, इस पे वो सुन सकता है। ठीक है। अब वो ये पूछ रहे हैं कि अगर स्पीड ऑफ साउंड इज 344, मतलब कि स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडियम इज 344 मीटर पर सेकेंड, तो वो पूछ रहा है कि क्या वेवलेंथ्स होंगी कॉरेस्पॉन्डिंग। देखो मीडियम फिक्स्ड है तो फ्रीक्वेंसी कोई भी हो ये चीज फिक्स्ड होती है। ओके, ध्यान से देखना। अगर स्पीड फिक्स्ड है और फ्रीक्वेंसी बदल रही है तो लैम्डा भी बदलेगा। नहीं समझे? देखो ध्यान से। यहां पे समझने वाली बात यह है कि इफ v is fixed, if v is fixed, lambda will be inversely proportional to frequency. ओके, ये मैथमेटिकली आपको प्रूव करते आएगा कि नहीं करते आएगा, मैं करके दिखाऊं। चलो ध्यान से देखो, यहां पे देखो अगर v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, अगर ये फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, तो मैं लिख सकता हूं लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी इज अ कांस्टेंट। नाउ जब ऐसा होता है तो आप ऐसा लिख सकते हो लैम्डा इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन फ्रीक्वेंसी। अब ऐसा अगर होगा सो लैम्डा विल बी रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी लाइक दिस, तो इसका मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो लैम्डा जो होगा वो घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। सो मैं ये बस बताना चाह रहा था कि स्पीड फिक्स्ड है। स्पीड फिक्स्ड क्यों है? क्योंकि मीडियम फिक्स्ड है। बाकी ये फॉर्मूला आप लगा के ये क्वेश्चन सॉल्व कर ही सकते हो। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? v इज इक्वल टू देखो लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। अब अपने को चाहिए क्या? लैम्डा 1 विल बी इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन
फ्रीक्वेंसी 1, देखो वेलोसिटी तो फिक्स्ड है तो उसको 1 2 तो कहे नहीं, एंड सिमिलरली लैम्डा 2 विल बी v अपॉन फ्रीक्वेंसी नंबर 2, ठीक। नाउ लैम्डा 1 इसको डालेंगे 344 अपॉन फ्रीक्वेंसी नंबर 1 इज 20। सो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो मुझे तो आंसर मिल चुका है 17.2 मीटर। ओके, सो हमारे पास जो फर्स्ट लैम्डा आने वाला है वो 17.2 मीटर आएगा। अब देखो ध्यान से, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ये मिल जाएगा। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी ये मिलना चाहिए, बट सी अगर ये नंबर बढ़ चुका है तो ये नंबर घटेगा। देखो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है तो लैम्डा को घटना पड़ेगा, तो दिस सेकेंड आंसर शुड बी स्मॉलर देन द फर्स्ट वन। चलो चेक कर लेते हैं फिर भी क्या है। ओके, सो कितना आएगा ये 344 अपॉन सेकेंड वन इज 20 इंटू 10⁻3। अब देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये 344 अपॉन 20 ये था, ये भी हमारे पास देखो 344 अपॉन 20 है, बस ये हो जाएगा 17.2 और ये 10⁻3 ऊपर, दिस विल बी 10⁻³ मीटर। तो बस योर आंसर है 17.2 इंटू 10⁻³ मीटर, या फिर आप लिख सकते हो 17.2 मिलीमीटर। 17.2 मिलीमीटर। देखो फर्स्ट वन था मीटर, सेकेंड वन था सेम में मिलीमीटर। इसका मतलब देखो फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ गई तो वेवलेंथ कम हो गई। अब इस स्लाइड को हटाने के बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मिलने वाले हैं, जहां पर हम लोग बात करेंगे कुछ और टर्म्स की और स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम्स की। राइट, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट टू इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू साउंड। वन इज इंटेंसिटी एंड द अदर इज लाउडनेस। इंटेंसिटी का बेसिकली मतलब होता है कि कितनी एनर्जी है। ज्यादा एनर्जी होगी तो ज्यादा इंटेंसिटी होगी। इंटेंसिटी आप समझ रहे हो कि आपके कानों में वो ज्यादा वॉल्यूम फील होगा, है ना। तो इंटेंसिटी ऑफ कोर्स इज रिलेटेड टू लाउडनेस, और ये बहुत क्लोजली रिलेटेड है। आपको कंफ्यूजन भी हो जाएगा बहुत, एंड आपकी बुक में एक क्वेश्चन भी है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखो, अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड थ्रू अ पर्टिकुलर यूनिट एरिया। तो अगर सपोज ये एरिया है, सम एरिया, इसमें से कुछ एनर्जी पास हो रही है, तो कितनी एनर्जी पास हो रही है अगर आप देखोगे पर सेकेंड थ्रू दिस एरिया, इसको आप बोलोगे इंटेंसिटी। अब लाउडनेस क्या है? लाउडनेस ये है कि इट इज द मेजर ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ ईयर टू द साउंड। देखो हम आने वाले वीडियोस में भी देखने वाले हैं कि रेंज ऑफ हियरिंग होती है, कुछ फ्रीक्वेंसी की ही साउंड हम लोगों के कानों में डिटेक्ट हो सकती है। तो अगर उससे ज़्यादा अगर फ्रीक्वेंसी की साउंड हमारे कानों पर पड़ती है या उससे कम की पड़ती है, वो रेंज से ज़्यादा वो रेंज से कम, तो हमारे कानों में कितना भी इंटेंस साउंड है हमको वो लाउड नहीं लगेगा। सो लाउडनेस इज द मेजर ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ द ईयर टू द साउंड। सो बहुत लाउड हो सकती है साउंड, बट इट माइट नॉट इवन बी डिटेक्टेड बाय योर ईयर्स। वो हो सकता है वो लाउड किसी और के लिए हो, है ना। हो सकता है कि वो डॉग्स के लिए लाउड हो क्योंकि उनको अलग फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है। हो सकता है वो बैट्स के लिए लाउड हो, बट आपके लिए लाउड ना हो शायद, क्योंकि वो कानों को डिटेक्ट होनी चाहिए, तभी आप उसको बोलोगे ये बहुत आवाज है, बहुत लाउड है। हेंस सेम इंटेंसिटी साउंड्स मे बी डिटेक्टेड डिफरेंटली एंड देयरफॉर बी डिफरेंटली लाउड। जैसे मैंने आपको बताया, हो सकता है सेम इंटेंसिटी का साउंड अलग अलग फ्रीक्वेंसीज का हो, बट आपकी कानों में वो फ्रीक्वेंसी समझ ही नहीं आती और किसी के कानों में फ्रीक्वेंसी समझ में आती है, तो उसके लिए वो लाउड होगा और शायद आपको वो डिटेक्ट ही नहीं हो पा रही है। राइट, सो दैट्स द आइडिया, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिटी एंड लाउडनेस। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी है, द डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिटी एंड लाउडनेस। राइट, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया एंड कंडीशंस। देखो साउंड की स्पीड डिफरेंट मीडिया में डिफरेंट होगी। अगर आपको बुक में जो टेबल है वो दिख रहा है, आप देख रहे हो, तो आपको समझ जाएगा कि स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड्स। क्यों ऐसा है? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन अ फ्यू थिंग्स, इट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, इट डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटी, अलग अलग चीजों पर डिपेंड करता है जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। बट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, दैट स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड्स एंड इट इज मिनिमम इन गैसेस। वो आपको टेबल में भी दिख रहा है। मतलब स्पीड ऑफ साउंड इन एल्यूमिनियम इज अराउंड 6000 meters per second, but in air it is around 340 meters per second. Of course it depends also on the temperature, humidity of air, but in general the speed of sound is around 320, 330, 340 meters per second in air. Now if you compare this with the speed of light, you will be very surprised. कैसे? क्योंकि speed of light is
3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट स्पीड ऑफ साउंड दोनों की हम लोग एयर में बात कर रहे हैं, सो दोनों के लिए ये करीब 3 इंटू 10⁻² के आसपास आता है, मतलब 340 मीटर पर सेकेंड। सो मैं 300 के आसपास ले रहा हूं जस्ट टू कंपेयर। नाउ इफ यू कंपेयर यू विल अंडरस्टैंड दैट स्पीड ऑफ लाइट एंड स्पीड ऑफ साउंड, तो स्पीड ऑफ साउंड को अगर आप 10⁶ मतलब मिलियन टाइम्स, देखो 10⁶ टाइम्स या मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तब जाके स्पीड ऑफ लाइट आती है। इसका मतलब लाइट की स्पीड हवा में बहुत 1 मिलियन टाइम्स ज्यादा है साउंड की स्पीड से। और इसका बेस्ट एग्जांपल आपको लाइटनिंग में पता चलता है। लाइटनिंग, बिजली जब कड़कती है या पटाखे फूटते हैं तो वहां पर क्या चीज होती है, देखो जैसे ही बिजली कड़कती है आपको पहले समझना है कि वहां से ही लाइट आ रही है, फ्रिक्शन से जो लाइट आ रही है ना, स्पार्क से लाइट आ रही है, और साउंड भी वहीं से आ रही है। बट यू विल रियलाइज दैट लाइट तो मुझे दिखी जाती है, मतलब वहां पे जो हुआ प्रोसीजर तो मुझे लाइट यहां पर आ गया, बट साउंड आने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, बहुत टाइम। तो आप बीच में सोचते हो कि अभी मुझे वो दिखा, अब यहां पर वेट कर रहे हो आप 1 2 3 4, आप टाइमर लगा ले हो, सेकेंड्स गिन रहे हो और आपको कुछ सेकेंड्स के बाद साउंड आता है। तो क्लियरली स्पीड ऑफ लाइट, वहां से जो लाइट आई वो तो एकदम विद इन नो टाइम आ गई, ये तो बहुत स्पीड है, मतलब वहां से लाइट आने के लिए तो ऑलमोस्ट 0 नथिंग, कुछ भी टाइम नहीं लगता, बट साउंड आने के लिए टाइम लगता है। तो स्पीड ऑफ साउंड निकालने के लिए आप एक प्रोसीजर भी अप्लाई करते हो, या फिर एक उल्टा प्रोसीजर भी जो जनरली बचपन में मैंने सुना है, वो ये बोलते हैं कि आपको बस एक काम करना है, आपको बस ये बताना है कि कितने टाइम बाद आपको साउंड सुनाई दिया। तो सपोज आपको 6 सेकेंड्स के बाद साउंड सुनाई दिया, बस इसको आप डिवाइड बाय 3 कर दो। अब क्यों करो 3 वो देखते हैं हम लोग। इसको अगर आप डिवाइड बाय 3 कर दो तो जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा किलोमीटर्स में, बस दैट्स इट। अब ये उन्होंने क्यों बताया इसके लिए भी हम लोग रीजन देख लेते हैं, आ जाओ देख लेते हैं। देखो जो भी टाइमर, सो आपको नेक्स्ट टाइम करना है ना, ये चीज आप कर सकते हो। पटाखा कितनी दूर फूटा तो आप क्या करो, लाइट दिखी, टाइमर स्टार्ट। जैसे टाइमर स्टार्ट हो चुका है आप गिन रहे हो 1 2 3, है ना, 6 सेकंड, सपोज 8 सेकंड, 5 सेकंड, 3 सेकंड हो गए, टाइमर बंद कर दिया और यहां पर आपने डाला टाइम, ऊपर टाइम डाला एंड डिवाइड बाय 3 कर दिया, करीब करीब डिवाइड बाय 3 कर दिया। और जैसे ही आप ये करते हो आपको जो नंबर आता है, आपको ये आ जाएगा नंबर जो है किलोमीटर्स में डिस्टेंस। तो इसका मतलब ये कि वो जो बादल था वो 2 किलोमीटर दूर था, ऐसा आपने पता किया। कैसे पता किया, चलो उसका एक रफ कैलकुलेशन करते हैं। सो आपको क्या चाहिए, डिस्टेंस, करेक्ट। डिस्टेंस इज इक्वल टू, बताओ, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड, करेक्ट। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस विल बी इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, करेक्ट। आपको कितना टाइम मिला, 6 सेकेंड्स, करेक्ट। टाइम आपको 6 सेकेंड्स मिला। और स्पीड ऑफ साउंड क्या है, तो यहां पर स्पीड ऑफ साउंड अपने को अराउंड अबाउट ध्यान से समझना, स्पीड ऑफ साउंड मैं ले रहा हूं 333 मीटर पर सेकेंड के आसपास। तो क्या ये मैं बोल सकता हूं कि ये 1/3 किलोमीटर पर सेकेंड है, क्या मैं ये बोल सकता हूं अराउंड अबाउट? चेक करो, देखो 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर्स, सो 333 मीटर्स इज 1/3 किलोमीटर। तो यहां पर मैं अगर ऐसा लिखूं 1/3 किलोमीटर पर सेकेंड, तो देखो सेकेंड कैंसिल हो गया, ये हो गया देखो 6 डिवाइड बाय 3, 6 डिवाइड बाय 3 आंसर आ गया आपका 2, और ये किलोमीटर कहां से आएगा, समझ गए, ये आ गया। तो इस तरीके से वो बताते हैं। बट एनीवे ये सब आपकी बुक में दिया हुआ नहीं है, यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट व्हेनेवर आपको ये चेक करना है कि ये बादल कितना दूर है या ये फटाका कितने दूर फूटता है, करेक्ट। सो ये एक रफ कैलकुलेशन बचपन में बताया करते थे, बट आपको समझ गए ये कैसे हो रहा है। देखो फिर से एक बार, स्पीड ऑफ साउंड इज टेकन रफली एज 333 मीटर पर सेकेंड। ये देखो ये कितना है, 1000 डिवाइड बाय 3 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। अब 1000 मीटर क्या है, 1000 मीटर 1 किलोमीटर है पर सेकेंड, और ये 1 मीटर 3, समझ में आ गया। सो इस तरीके से ये चीज यहां पर मैंने इसको रिप्लेस किया और सॉल्व कर लिया। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब हमारी क्या चीज बच जाती है, हमारी बच जाती है ये बात समझना कि स्पीड ऑफ साउंड, यस
Speed of sound in any medium, not just air, but any medium will depend definitely on the temperature of the medium. तो हवा में साउंड की ये स्पीड होगी 333 के आसपास, बट किस टेम्परेचर पे होगी ये बताना जरूरी है, बिकॉज जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे स्पीड ऑफ साउंड भी चेंज होगा. तो आप बोलेंगे सर ये 333 आपने कैसे ले लिया, तब ठंडी का टाइम था या गर्मी का टाइम था, हमको कैसे पता चलेगा, राइट? सो ये रफ कैलकुलेशन के लिए है. ऑफकोर्स टेम्परेचर चेंज होगा तो स्पीड ऑफ साउंड तो चेंज हो गई हवा में, राइट? सो ये तो एक रफ कैलकुलेशन के लिए था. बाकी इसको अगर आपको बहुत एकदम एक्यूरेट कैलकुलेशन चाहिए देन यू कैन चेक द टेबल्स और आपको वहां पर समझ जाएगा कि किस टेम्परेचर पे क्या वेलोसिटी लेनी, राइट? ग्रेट. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी वो हम कर चुके हैं. लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑन पेज 167. क्वेश्चन नंबर 1. इन विच ऑफ द थ्री मीडिया, एयर, वाटर और आयन, डज साउंड ट्रेवल द फास्टेस्ट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर? देखो मैक्सिमम इन सॉलिड्स. सो यहाँ पर आंसर आ जाएगा डेफिनेटली आयन. मैक्सिमम स्पीड आयन में होगी और वो आपको टेबल में दिख भी रहा है कितनी. देन हम लोग करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इन दैट ऑर्डर. So question 16. What is loudness of sound? Loudness of sound is the effect the intensity of sound has on that particular ear. मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग loudness को डिटेक्ट करना अलग अलग उनके कानों पे डिपेंड करता है, उनके पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के रिसेप्टिवनेस पे डिपेंड करता है. सो दैट इज लाउडनेस. इट्स द परसेप्शन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड. ठीक है. देन question number 6. Flash and thunder are produced simultaneously, but thunder is heard a few seconds after the flash is seen. Why? Because वहां से लाइट आई है, वहां से साउंड भी आई है. Obviously light is million times faster, so light तो पहले आ जाएगी, साउंड बाद में आएगी. So that's the reason that speed of sound is 1 million times lesser almost as compared to speed of light in the same medium. Then question number कर रहे हैं हम लोग 8. Two children are at opposite ends of an aluminum rod. One strikes the end of the rod with a stone. Find the ratio of times taken by sound wave in air and in aluminum to reach the second child. तो इसका मतलब देखो क्या हो रहा है. एक चाइल्ड है यहाँ पर, बीच में एक एल्यूमिनियम रॉड है और यहाँ पर सेकेंड चाइल्ड है. ठीक है. तो ये यहाँ पर बात करता है, ठीक है, और ये यहाँ पर सुनता है. ठीक. नाउ जब ये यहां पर आवाज करेगा या कुछ भी करेगा, आवाज करेगा, वाइब्रेशन करेगा, सो यहां पे दो तरीके से या दो रास्तों से साउंड जाएगा. एक ये रास्ते से जाएगा और एक ये रास्ते से जाएगा. व्हाई? बिकॉज ऑब्वियसली यहां पर वाइब्रेशंस करेंगे तो हवा में भी वाइब्रेशंस होंगे, हवा में होंगे तो वहां से भी इसके कानों में जाएगा और मेटल से भी, एल्यूमिनियम रॉड से भी उसके कानों में जाएगा. ओके. नाउ यहां पर वो पूछ रहे हैं कि टाइम का रेशो कितना आएगा. तो देखो यहां पे as you know velocity is equal to distance upon time. ठीक है. सो यहां पर जो टाइम आएगा that will be equal to distance upon velocity. ठीक है. अब मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट लेटर्स में लिखता हूं. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस d अपॉन स्पीड v. ठीक है. नाउ since the distance traveled by both the routes will be the same. distance तो both routes में same ही आने वाला है. Now because it's a constant, because it is same, just forget about it and look at time and velocity. क्या आपको दिखाई दे रहा है कि टाइम और वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? दिख रहा है? बस अब अगर आपके पास ये इक्वेशन आ चुका है और मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूं, ये चीज आप यूज कर सकते हो, मैथमेटिकल ट्रिक है ये. अगर आपको ये चीज मिल चुकी है तो बस देखो क्या करना है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना. सो T1 अपॉन T2, या दो टाइम्स है या दो मीडियम है. कौन से दो मीडियम है? एक है एल्यूमिनियम और एक है एयर. सो T एल्यूमिनियम अपॉन T एयर, मतलब टाइम टेकन बाय साउंड टू ट्रेवल थ्रू एल्यूमिनियम एंड अपॉन टाइम टेकन बाय साउंड टू ट्रेवल थ्रू एयर. इसको रेशियो निकालो. विल बी, देखो ये इनवर्स है तो मैं क्या करूंगा, इसको इनवर्स लिखूंगा. ये V हो जाएगा इन एयर और ये V हो जाएगा इन एल्यूमिनियम. देखो ये क्रॉस में है, देखो ये क्रॉस में है ना. सो इस तरीके से मैंने लिखा. बस वी आर डन. what they are asking is that the ratio of times taken by sound wave in air and in
एल्यूमिनियम, तो इसको उल्टा ले लेते हैं. सो T एयर अपॉन T एल्यूमिनियम इज इक्वल टू V एल्यूमिनियम अपॉन V एयर. ठीक है, उन्होंने ये पूछा है तो ये कर ले. नाउ व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एल्यूमिनियम? स्पीड ऑफ साउंड इन एल्यूमिनियम आपको डेटा में से मिल जाएगा, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है 6420, है ना. तो ये हो जाएगा 6420 मीटर पर सेकेंड. और यहाँ पर जो एयर में है वो लेना है हमको 346. ठीक है, 346 ले लेते हैं, यहाँ ऐसा कुछ तो भी लेना चाहिए. कितना लेना है? यस, 346 लेना है. ठीक, सो दाओ ये दोनों तो यूनिट्स कैंसिल हो गए और यहाँ पर आप डिवाइड करोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा 18.55, जो मेरे कैलकुलेशन से मुझे मिल रहा है. सो ये जो रेशियो आने वाला है वो है 18.55. व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स दैट टाइम टेकन इन एयर अपॉन टाइम टेकन इन एल्यूमिनियम इज 18.55 अपॉन 1. मतलब अगर एल्यूमिनियम से ट्रैवल करने के लिए 1 सेकेंड लगता है तो एयर से ट्रैवल करने के लिए 18.55 सेकेंड्स लगेंगे. क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम में स्पीड ज़्यादा है. हाँ, ऐसा लगता है, समझने में मुश्किल होती है समझने में कि क्या ऐसे कैसे हो सकता है, एल्यूमिनियम में स्पीड ज़्यादा कैसे हो सकती है, वो तो सर मेटल है, उसमें कैसे जा सकता है. से देखो लाइट का उल्टा है. लाइट को अगर आप सॉलिड्स दो ना, ग्लास वगैरह, तो उसमें बहुत स्लो हो जाता है, एयर में फास्ट. पर उल्टा है साउंड का. साउंड को अगर आप एयर दो तो वो स्पीड कम हो जाती है, और मेटल्स दो, सॉलिड्स दो तो वो स्पीड ज़्यादा हो जाती है. राइट, ग्रेट. And let's do the last question, question number 13. A stone is dropped from the tower of height 500 meter into a pond of water at the base of the tower. When is the splash heard at the top? ये question बहुत इंटरेस्टिंग है. चलो, सो ये क्वेश्चन के लिए आपको करना ये है कि पहले तो ड्राइंग करनी है. देखो ये टावर है, यहाँ से हमने स्टोन ड्रॉप किया और ये यहाँ पर पानी है. ठीक है ना, वो ये बोल रहे हैं कि जब मैंने स्टोन ड्रॉप किया तो ये नीचे जाना, और क्योंकि ये पानी है तो स्प्लैश का ऊपर आना. तो देखो यहां पर दो चीजें हो रही है. पहली चीज ये कि टाइम फॉर द स्टोन टू ड्रॉप फॉल, ये हो गया टाइम T1. और जो पत्थर जब पानी पे गिरेगा तो ऊपर क्या आएगा? ऊपर तो साउंड आएगा. सो टाइम टेकन बाय साउंड, दैट इज T2. तो वो ये पूछ रहे हैं कि टोटल टाइम कितना लगेगा. तो चलो निकाल लेते हैं, आ जाओ. T1 निकालने के लिए आपको काइनेमैटिक्स यूज करना पड़ेगा. काइनेमैटिक्स के लिए आपको इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स, वो वाला चैप्टर, मोशन, ग्रेविटेशन वगैरह सब याद करना पड़ेगा. आ जाओ. सो यहां पर देखो टाइम T1 के लिए, फॉर T1. चलो मुझे बताओ U कितना है? U इज 0 मीटर पर सेकेंड. करेक्ट. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लेंगे? नीचे जा रहे हैं हम लोग तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे. ठीक है. उसके बाद कितना फॉल करना है उसको? हाउ मच शुड इट फॉल? 500 मीटर. सो द डिस्प्लेसमेंट इज 500 मीटर एंड द टाइम इज आस्क्ड, क्वेश्चन मार्क. तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आई थिंक आपको फाइनली जो आंसर आएगा वो 10 सेकेंड्स आएगा. तो चलो करें सॉल्व. चलो लेट्स डू इट. कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? UAST. विच इक्वेशन विल यू यूज? रिमेंबर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन. V is equal to U plus AT, S is equal to UT plus half AT square, V square U square 2AS, है ना. वो इक्वेशन याद आ रहे हैं. अब मुझे लगता है यहां पर सेकेंड इक्वेशन S is equal to UT plus half AT square मतलब कि यूज करना चाहिए. इक्वेशन नंबर 2, S is equal to UT plus half AT square. So your S is 500, U is 0, so ये कैंसिल हो गया, प्लस हाफ AT स्क्वायर. तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे मिल जाएगा, देखो ये आ गया 1000, ये उधर चला गया तो, और ये 10 नीचे आ गया, ये ऐसे, और ये T स्क्वायर. सो मुझे T कितना मिल जाएगा? T1 कितना मिल जाएगा? T1 इज इक्वल टू, ये कैंसिल होता है 100 का रूट, दैट इज 10 सेकेंड्स. तो जब मैंने पत्थर छोड़ा तो पहले तो उसको नीचे पहुंचने के लिए ही 10 सेकेंड्स लगने वाले. अब 10 सेकेंड्स लग गया पत्थर पहुंचने के लिए. अब ऊपर आना है साउंड, स्प्लैश,
है ना, साउंड ऑफ स्प्लैश। तो ये साउंड आने के लिए टाइम लगेगा, बट ये टाइम तो बहुत सिंपल है, टाइम t2 इज इक्वल टू, बोलो, डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ साउंड। सो कितना है, ये हो गया 500 मीटर, और स्पीड ऑफ साउंड कितना लेने बोल रहे हैं वो लोग, 340 मीटर पर सेकेंड, 340 मीटर पर सेकेंड। सो मीटर मीटर कैंसल, सेकेंड ऊपर। सो द आंसर इज अबाउट 1.47 सेकेंड। सो ये है टाइम t2। अब ये टाइम t1 है, ये टाइम t2 है, और टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम विल बी इक्वल टू t1 प्लस t2, विच विल बी, ये दोनों ऐड करके it will be 11.47 second. So that's the final answer. Right? Great. So I hope आपको ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो। ये लॉन्ग वीडियो हो गया है, बट क्वेश्चंस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, सो लेट्स एंड दिस वीडियो हियर। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस। टिल देन पढ़ाई करते रहें।